हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी अचीव उद्देश्य की फैमिली में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमए हिंदी के जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है आधुनिक हिंदी काव्य। आज हम उसकी यूनिट 1 से जो हमारे चैप्टर्स बचे रह गए थे, जो काव्य बचे रह गए थे, कविताएं बची रह गई थी, आज उन्हीं से रिलेटेड हम सारे एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कुछ चीज़ें कवर की थी, जैसे कि हमने मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है साकेत वो हमने कवर किया था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी किए थे। वहीं हमने कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है हमने उसको भी डिस्कस किया था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, इससे भी रिलेटेड हमने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे। तो आज हम वहीं आगे जो सुमित्रानंदन पंत की कविताएं हैं और महादेवी वर्मा की जो भी आपके सिलेबस में दी गई हैं, हम उन्हीं से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में भी जो क्वेश्चन पेपर है उसमें भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलता रहे और आपके जो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट होते रहें। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रथम रश्मि। ये एक कविता है और ये किस कवि के द्वारा लिखी गई है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं या फिर सुमित्रानंदन पंत हैं या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो भी कविताएं हैं कल हमने जो डिस्कस की थी वो हो गई थी हमारी सारी। तो उसमें हमने कौन कौन सी थी, जूही की कली थी, जागो फिर एक बार, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट आपका है ये है महादेवी वर्मा, इसकी हम आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत सी है तो यही आपका आंसर सही होगा, प्रथम रश्मि। इसकी 2 कविताएं हैं, प्रथम रश्मि और परिवर्तन, ये दोनों आपके सिलेबस में दी गई। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम रश्मि कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है। युगांत में, वीणा में, परिमल में या फिर पल्लव में। तो प्रथम रश्मि एक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। और ये किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो ये वीणा में संकलित है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम रश्मि कविता में किस समय का वर्णन है। शाम का, सुबह का, दोपहर का या फिर डी रात का। तो जो प्रथम रश्मि कविता है उसमें सुबह के समय का वर्णन है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना। यह पंक्ति किस कवि की है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, यानी कि इसमें इन पंक्तियों का अर्थ क्या होगा कि प्रथम रश्मि मतलब कविता में जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं तो वो क्या बोलते हैं, हे बाल विहंगिनी, यानी कि विहंगिनी मतलब पक्षियों से वो कह रहे हैं कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि सुबह की जो पहली किरण है वो सारे जग में अपना प्रकाश बिखेरने लगी है। तुम मतलब इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चल गया, तुम कैसे आवाज़ निकालने लगी, मतलब वो कू कू जो ची ची करती है ना, तो उन्हें कैसे पता चल गया। इस बात को कह रहे हैं कौन, सुमित्रानंदन पंत। किस में कह रहे हैं, तो प्रथम रश्मि में कह रहे हैं। प्रथम रश्मि क्या है, तो प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत जी की एक कविता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि कविता में रंगड़ी किसे कहा गया है। तो जो रंगड़ी है ना वो भोर की किरण को कहा गया है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति के किन रूपों का वर्णन है। नदियों और पहाड़ों का, फूल और पक्षियों का, जड़ और चेतन का या फिर उपर्युक्त सभियों का। तो प्रथम रश्मि कविता में सबसे पहले तो रश्मि सूर्य जी की, मतलब सूर्य की किरण की बात की गई है। इसमें फूल पक्षियों की बात की है, पक्षी की तो मेन बात की गई है क्योंकि जैसे ही सुबह की किरण आती है पक्षी आप देखते होंगे चहकने लगते हैं, है ना, तो फूल खिल जाते हैं।
तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फूल और पक्षियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रश्मि कविता किस युग की रचना है? छायावाद की, द्विवेदी की, प्रतिवादी की या फिर प्रयोगवादी की? तो प्रथम रश्मि सुमित्रा नंदन की है और सुमित्रा नंदन छायावाद के हैं, तो छायावाद की ये एक कविता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन कविता में कवि ने किस बात पर जोर दिया है? परिवर्तन ये भी सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई कविता है। ए सांसारिक वैभव पर दिया है जोर, अहंकार बढ़ाना, परिवर्तन की अनिवार्यता या फिर वास्तविकता की भावना। तो जो परिवर्तन कविता है उसमें सुमित्रा नंदन पंत जो है वो जगत को नश्वर बता रहे हैं, मतलब क्षणिक बता रहे हैं, यानी कि अनित्यवादी बता रहे हैं, यानी कि वो कभी भी समाप्त हो जाएगा, एक क्षण का एक सुख है वो ऐसा बता रहे हैं इसमें। तो इसमें उन्होंने बताया है कि जो परिवर्तन में उन्होंने परिवर्तन की अनिवार्यता पर जोर दिया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता पंत के किस काव्य संग्रह में सम्मिलित है? ठीक है, संकलित है। वो जो अभी हमने पढ़ी थी कौन सी थी, प्रथम रश्मि, वो किस में संकलित थी? तो वीणा में थी। और जो परिवर्तन है वो पल्लव में संकलित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता में कवि ने संसार को कैसा बताया है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि नश्वर बताया है, शाश्वत, स्थिर या फिर अस्थिर। तो परिवर्तन कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने संसार को नश्वर बताया है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, परिवर्तन कविता में कवि ने दुख और सुख को क्या माना है? दो पहलू, दो विरोधी, दो समान, दो अलग अलग। तो जो दुख और सुख होते हैं वो एक जीवन के दो पहलू हैं, है ना। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है, ये दो पहलू हैं अपने जीवन में, ये हमेशा ही दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही सुख है या फिर हमेशा ही दुख है, कभी सुख होता है और कभी दुख। तो ये एक जीवन के दो पहलू हैं, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, महादेवी वर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? लक्ष्मीबाई, रसखान, छायावाद की मीरा या फिर आधुनिक युग की मीरा? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ किसके द्वारा लिखी गई है? महादेवी वर्मा के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा? तो बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ किस में संकलित है? नीरजा में, संध्या गीत में, दीप शिखा में या फिर यामा में? तो बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई एक कविता है और ये संध्या गीत में संकलित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, इसका अर्थ क्या है कि वह बीन एक वाद्य यंत्र होती है ना, बीन जो बजाते हैं जिससे नागिन को नचाने के लिए, है ना, और उससे निकलने वाली रागिनी भी, यानी कि जो वो निकलती है, ध्वनि निकलती है ना, रागिनी से ध्वनि को लिया गया है, अर्थात वह स्वयं शोध भी है और इसका परिणाम भी है। यह कविता अद्वैत का भाव दर्शाती है जहाँ भेद और अभेद एक ही है, यानी कि वो एक वाद्य यंत्र है, वो एक बीन है और उससे निकालने वाली जो रागिनी है वो स्वयं स्रोत भी है, मतलब वो चीज़ जो है उसी से हमें उसका स्रोत भी मिल रहा है ना, जो चीज़ है हमें उसी से उसका स्रोत भी मिल गया, यानी कि ये एक अद्वैत का भाव दर्शाती है जहाँ भेद और अभेद एक ही हैं। ठीक है, यानी कि इस कविता में के जो नाम में है इसमें आपको द्वैतहीनता का भाव दिखता है, जहाँ भेद और अभेद दोनों ही देखने को मिलते हैं। और ये कविता किससे ली गई है? तो अभी हमने पढ़ा संध्या गीत से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ में बीन और रागिनी को क्या माना गया है? अलग अलग,
एक ही इकाई या फिर विरोधी या फिर स्वतंत्र। तो बीन भी हूँ और तुम्हारी रागिनी भी हूँ, ये जो कविता का नाम है उसमें बीन और रागिनी को क्या माना गया है? अलग अलग, एक ही इकाई, विरोधी या फिर स्वतंत्र। तो इसमें इन दोनों को अलग अलग तो माना गया है, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं, यानी कि यही दोनों चीज़ें हैं जो एक दूसरे से मिलके एक चीज़ को बना रही हैं। विरोधी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ना ही एक दूसरे से एकदम स्वतंत्र है, ना ही एक ही इकाई है तो अलग अलग, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक है। तो अगर आपको अलग अलग ऑप्शन में दिख रहा है तो वो भी सही है, अगर पूरक दिखता है तो आप पूरक में भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, लो इसमें क्वेश्चन में ये आंसर लिख दिया है, यानी कि ये मैं नीर भरी दुख की बदली जो एक कविता है ये महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री ने स्वयं को किसके समान बताया है? बादल, नदी, फूल या फिर तारा। तो मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री ने स्वयं को बादल के समान बताया, यानी कि आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित्री के अनुसार दुख और आंसू उनके जीवन में किस रूप में आते हैं? बाधा के रूप में, प्रेरणा के रूप में, अभिव्यक्ति के रूप में या फिर सजा के रूप में? बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो ये जो कवित्री हैं यानी कि महादेवी वर्मा हैं, वो बोलते हैं कि ये जो दुख और आंसू है ये जीवन में इंसान के जब आते हैं तो अभिव्यक्ति के रूप में आते हैं, है ना। जब इंसान कुछ बोलना चाहता है वो नहीं बोल पा रहा है तो वो आंसू के ज़रिए निकल जाता है। दुख जो उसका होता है, वो गुस्से में है तो उसका जो दुख है वो किसी से शेयर करने के लिए यानी कि अभिव्यक्ति के रूप में निकलता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? निहार में, रश्मि में, नीरजा में या फिर यामा में? बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। ये जो मैं नीर भरी दुख की बदली है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये यामा में संकलित है। ठीक है, यामा संग्रह में संकलित है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में किस भाव की प्रधानता है? प्रेम, करुणा, उत्साह या फिर वीरता? बताइए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें करुणा की प्रधानता आपको देखने को मिल रही है। नीर भरी दुख की बदली, है ना, आंसुओं से इसकी बात हुई है तो ये करुणा का हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दीपशिखा के लिए, निहार के लिए, रश्मि के लिए या फिर यामा के लिए? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर विकल है प्राण मेरे, ये कविता है और ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्षितिज का क्या अर्थ है? धरती और आकाश का मिलन, एक पर्वत और एक नदी का प्रवाह कहाँ पर हुआ है या फिर एक जंगल घना सा? क्षितिज आप अर्थ समझ गए होंगे। क्षितिज, क्षिति से जो अर्थ होता है धरती, है ना। तो क्षितिज का जो अर्थ है उसमें धरती और आकाश के मिलन की बात इस कविता में कही गई है। किस कविता में? फिर विकल है प्राण मेरे। किसके द्वारा लिखी गई है? तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर विकल है प्राण मेरे में कवित्री किसके अंत की बात कर रही है? ठीक है, जीवन, कल्प, नदियाँ या फिर युग कल्प? तो इसमें वो किससे मुक्त होना चाहती है? तो वो बंधन से मुक्त होना चाहती है, तो इसमें उसने युग कल्प के अंत की बात कर रही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। कवित्री महादेवी वर्मा किस प्रकार के दीपक को नीरव जलने देना चाहती हैं? ठीक है, मंदिर के दीपक की बात हो रही है यहाँ पे, घर के दीपक की, सड़क के दीपक की, या फिर उपरोक्त सभी की। तो जो कवित्री है महादेवी वर्मा, उनका जो एक कविता है इस दीपक को नीरव जलने दो, उसमें वो जो है ना दीपक, वो मंदिर के दीपक की बात कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगर आप बात करें कि नीरव का अर्थ क्या होता है, तो नीरव का अर्थ होता है मौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कवित्री ने कविता में किस भाव को दर्शाया है? विरोध, उदासी, क्रोध, या फिर भक्ति और समर्पण। तो जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उन्होंने कविता में, कौन सी कविता में? तो इस दीपक को नीरव जलने दो कविता में किस भाव को दर्शाया है? तो वो दीपक है, वो किसकी भक्ति कर रही है? भगवान जी की कर रही है। और भगवान जी के लिए उन्होंने दीपक को मौन जलने के लिए बोला है, तो वो भक्ति और समर्पण को दर्शा रही है ना। यही दोनों भाव हैं जो इसमें हमें दिख रहे हैं इस कविता को पढ़ने में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित्री दीपक को जलने दो क्यों कहती है? ठीक है, क्यों कह रही है? ताकि वह किसी को परेशान ना करे, ताकि वह शांत रहे, ताकि वह बिना किसी बाधा के जलता रहे, या फिर ताकि वह अधिक प्रकाश दे। तो जो कवित्री है महादेवी वर्मा, वो नीरव जलने दो दीपक को इसलिए कहती है ताकि वह बिना किसी बाधा के जलता रहे, है ना। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं 26 क्वेश्चंस। तो आपकी यहाँ पे यूनिट 1 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी जो भी कविताएं महाकाव्य आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनका एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उनका एक सेपरेट वीडियो भी ला दूँगी हर जो भी कविताएँ हैं हर कविता का, और उसमें सारे आपके MCQs रहेंगे। और साकेत का अगर आपने नहीं देखा है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो उससे रिलेटेड सारे MCQs जो भी इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जिसमें पूछे जाते हैं, तो उससे वो मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 के साथ, जो कि आपके रहने वाली है। उसके बाद जब यूनिट 2 आपकी हो जाएगी तो आपका ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा इसका। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।